गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा कि ये जो राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, दोनों के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट की ओर बहेगा। अगर हम इसके इंसिडेंट रेट की बात करें तो जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज वाले जो बच्चे होते हैं या पेशेंट होते हैं, उसमें 9% जो केस होता है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का होता है। देन अगर हम बात करें इसके इटियोलॉजी की, तो इसके इटियोलॉजी में क्या होगा, एक तो जेनेटिक फैक्टर होगा जिसमें क्रोमोसोमल एब्रिवेशन होगा, जिसमें टर्नर सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 होगा। और हम अदर फैक्टर की बात करें तो अगर मदर के द्वारा टेरेटोजेनिक ड्रग अगर वो यूज कर रही है या फिर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला के अगर वो कांटेक्ट में आई हुई है या रूबेला उनको हुआ हो तो एएसडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में अगर माता के द्वारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो रेडिएशंस के एक्सपोजर में आई हो या फिर अल्कोहल इंटेक किया हो तो इस कंडीशन में भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है ऑस्टियम सेकेंडम, दूसरा है ऑस्टियम प्रीमियम और तीसरा है साइनस वेनस। तो ये जो टाइप्स हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब बेबी का हार्ट बनता है या फीटल लाइफ में जब उसके हार्ट के डेवलपमेंट होते हैं तो बेबी का जो हार्ट है वो 6 वीक के एंड में उसके चारों चैम्बर्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि ये दोनों जो एट्रिया है पहले एक रहते हैं, फिर उसमें सेप्टम का डिवाइडेशन होता है। तो जब ये सेप्टम बनता है सबसे पहले सेप्टम प्रीमियम ऑस्टियम प्रीमियम बनता है। तो ये डाउन टॉप से अपर से डाउन की ओर आता है। तो अगर वो क्या रहेगा, उसका जो फ्यूजन है अगर वो फेल हो जाएगा तो वो ऑस्टियम प्रीमियम कहलाएगा। मतलब जो हमने पहला जो देखा था ऑस्टियम सेकेंडम, अगर वो ऑस्टियम सेकेंडम ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन एएसडी है जो जनरली चिल्ड्रंस में ये देखा गया है। और ये जो होता है ये दोनों एट्रिया के मिडिल में होता है। जब ये सेप्टम सेकेंडम जब ये डेवलपमेंट फ्यूज होता है मिडिल में तो ये ऑस्टियम सेकेंडम को कॉज करता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम ऑस्टियम प्रीमियम में। तो ये जो ऑस्टियम प्रीमियम है ये बॉटम में रहता है, मतलब सेप्टम के बॉटम में ये दिखाई देगा। मतलब ये प्रीमियम जब डेवलप होता है अपर से लोअर की ओर, तो अगर वो लोअर में फ्यूज हो जाता है प्रीमियम के सेप्टम प्रीमियम के पास तो ये ऑस्टियम प्रीमियम को कॉज करता है। देन आते हैं हम साइनस वेनस में। ये जो रहता है ये सेप्टम के टॉप में रहता है, इसका जो संटिंग रहता है वो ऊपर रहेगा। तो ये क्या है, ऊपर होने की वजह से कभी कभी ये पल्मोनरी वेनस कनेक्शन करेगा। तो जो नेक्स्ट है वो है साइनस वेनस। तो ये जो साइनस वेनस होता है ये एक टॉप में रहता है। तो कभी कभी ये क्या करता है, पल्मोनरी वेनस कनेक्शन में एनामलीज को पैदा करता है। मतलब ये वहां पे को डेवलप अगर फ्यूज हो जा रहा है तो ये टॉप में क्या रहेगा, वहां पे संटिंग दिखाई देगा। तो ये हो गए एएसडी के 3 टाइप्स। देन हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि जब फीटल लाइफ से बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आएगा तो उसका जो फीटल सर्कुलेशन हो रहा था वो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, मतलब वो स्टार्ट होगा। तो उसमें जो है जो लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर अगर मिडिल में जो संटिंग है उससे जो ब्लड है वो लेफ्ट टू राइट की ओर आएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो सुपीरियर वीना कावा है या फिर इंफीरियर वीना कावा है, दोनों का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, जिससे राइट एट्रियम में ये इसमें ओवरलोड होगा। देन ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, जहाँ से राइट वेंट्रिकल भी ये ओवरलोड होगा। और इसका जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करेगा,
जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट जो शंटिंग की वजह से जो ब्लड लेफ्ट टू राइट की ओर आ रहा था, तो ये जो ब्लड है ओवरलोड की होने की वजह से ये रिपीटेटिव ब्लड फ्लो होगा, जैसे कि राइट टू लेफ्ट की ओर होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि जो राइट एट्रियम जो राइट साइड जो हार्ट रहता है उसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और लेफ्ट साइड जो हार्ट रहता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इसका जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो शंटिंग की वजह से लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ये ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिससे ये हमारे बॉडी पे सप्लाई होगा और ये यहाँ पे एसेनमेंजर सिंड्रोम देखा जाएगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं आफ्टर पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा कि जो ऑस्टियम सेकेंडम और साइनस वेनस है ये दोनों ही एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो ऑस्टियम प्रीमियम वाला जो केस होता है इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चे में फीडिंग डिफिकल्टी होगा, उसका जो वेट गेन, उसका जो बच्चे का जो वेट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब वेट गेन वो नहीं कर पाएगा, और उसके साथ साथ बच्चे को डायसेप्निया होगा, उसके चेस्ट में उसको बल्जिंग सा फील होगा। तो ये सब जो है क्लिनिकल फीचर जो है वो बच्चे में दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो जब भी हम कोई भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। तो पेरेंट्स से हम पूरा हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। देन हम अगर नेक्स्ट जो नेक्स्ट हम अगर टॉपिक पॉइंट में आ रहे हैं तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में हम जो ऑस्कल्टेशन करेंगे उसमें हम बच्चे का हार्ट साउंड को हम सुनेंगे, जिसमें अगर वो ऑस्टियम सेकेंडम वाला अगर वो केस है तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के जो अपर एक्सटर्नल बॉर्डर में अगर सिस्टोलिक मर्मर साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो वो ऑस्टियम सेकेंडम का केस होगा। देन अगर ऑस्टियम प्रीमियम का केस है तो बच्चे के लेफ्ट अपर बॉर्डर अपर एक्सटर्नल बॉर्डर में ये हार्ट साउंड मर्मर हार्ट साउंड सुनाई देगा, वो भी माइट्रल रिगर्जिटेशन के कारण होगा। देन हम आते हैं चेस्ट एक्सरे में। तो चेस्ट एक्सरे में जो शो होगा वो जो राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल दोनों ही हाइपरट्रोफी दिखाई देगा। देन हम आते हैं ईसीओ में। तो ईसीओ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिखाई देगा। तो ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन हम आते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में क्या होगा कि जब भी हम एएसडी वाले केस का हम मैनेजमेंट करेंगे तो जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हमको सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करना है। अगर बच्चे में सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर एरिथमिया दिखाई दे रहा है तो हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस बेबी को देंगे। और अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, जिसमें हम ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा पैच क्लोजर या फिर सूचर रिपेयर हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो अगर हम इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं तो हमको सूचर क्लोजर करना पड़ेगा या पैच रिपेयर करना पड़ेगा, और ये दोनों जो है वो है ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा होता है। और उसके बाद हमको क्या करना है, सूचर ग्राफिफाई करना है, मतलब हम तो सर्जिकल इंटरवेंशन अगर हम कर रहे हैं तो हमको ये चीज पर ध्यान देना है कि अगर हमको सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करना होगा। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, जिसमें पैच क्लोजर और सूचर रिपेयर हम करेंगे या फिर सूचर क्लोजर हम करेंगे। मतलब हम सूचरिंग के द्वारा जो भी सेंटिंग है उसको क्लोज करेंगे, या कि जैसे मैंने वेंट्रिकुलोसेप्टल डिफेक्ट में बताया था कि पैच के द्वारा हम कैसे क्लोज करेंगे, तो वैसे ही हम एक पैच लगाकर उस संट को क्लोज कर देंगे।
देन हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखा गया है, सीसीएफ देखा गया है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखा गया है। देन आफ्टर जो होता है वो आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो देखे जाएंगे। और उसके साथ में ही हमको क्या करना है, सर्जिकल क्लोजर के साथ ही पेशेंट में हमको क्या है, नर्सिंग केयर पेशेंट का करना है। तो ये हो गया आर्टेरियल सेप्टल